जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग गुप्ता डायनेस्टी का लास्ट पार्ट कवर करेंगे। देखिए, पिछले 3 क्लासेस में हमने गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उनके उनके बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा हमने उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा और उनकी सोशल कंडीशंस के बारे में और कुछ हद तक इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया। आज इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं जो गुप्ता डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आता है कॉइनेज। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर गोल्ड को, चाहे सिल्वर हो या कॉपर के कॉइन्स, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर जो व्यापार होता था उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता था वो सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये सोने के सिक्के भी रहे हैं, चांदी के सिक्के भी रहे हैं और तांबे के सिक्के, कॉपर के सिक्के भी रहे। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि ये गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, मेटल के कॉइन्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजों से पता चलता है कि मेटल इंडस्ट्री बहुत एडवांस स्टेज में रही है गुप्ता डायनेस्टी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर ये सारे सिक्के बने हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मेटल इंडस्ट्री जो रही होगी वो काफी एडवांस स्टेज में रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुप्ता एज में अगर हम बात करें तो जो गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है, उनको दीनार कहा जाता था। गुप्तास में जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको क्या बोला जाता था? दीनार बोला जाता था। तो अगर हम कॉइनेज की बात करें तो गुप्ता एम्पायर से जो हमें सील्स मिली है, ठीक है, इसके अलावा जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मिले, इससे ये पता चलता है कि मेटल इंडस्ट्री काफी एडवांस स्टेज में रही है गुप्ता डायनेस्टी। ठीक, तो मेटल इंडस्ट्री जो रही वो काफी ज्यादा एडवांस रही। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, आप जानते हैं गुप्ता पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। ठीक, और इनके गोल्ड कॉइन्स को क्या बोला जाता था? दीनार्स। तो आपको याद रखना है, गुप्ता डायनेस्टी में जो गोल्ड कॉइन्स थे उनको क्या बोला जाता था? दीनार। ठीक, और जो अगर जो अलग जो कॉइन हुआ करते थे, जैसे सिल्वर कॉइन हो गए, कॉपर कॉइन्स हो गए, ठीक है, इनको कहा जाता था सुवर्ण। ठीक है, तो जो गोल्ड कॉइन्स होते थे उनको दीनार बोला जाता था और अन्य जो कॉइन्स होते थे, चाहे सिल्वर कॉइन्स हो या कॉपर कॉइन्स हो, इनको बोला जाता था सुवर्ण। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें तो गुप्ता के को जो कॉपर कॉइन्स थे, अगर हम बात करें तो जो कॉपर के कॉइन्स थे वो गुप्ता डायनेस्टी के बहुत कम मिले। ठीक है, एज कंपेयर टू कुशाण्स। मैंने आपको कुशाण्स के बारे में बताया था कि कुशाण्स के साम्राज्य में, ठीक, जो गोल्ड कॉइन्स मिलते थे उनकी क्वालिटी गुप्ता डायनेस्टी से अच्छी थी। मतलब वहां पर जो गोल्ड कॉइन्स मिलते थे वो काफी अच्छी क्वालिटी के मिले हैं इन कंपैरिजन टू गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक, तो वैसे ही यहां पर गुप्ता डायनेस्टी में अगर बात करें तो जो कॉपर के कॉइन्स मिले, ठीक है, वो कुषाणों से बहुत कम मिले हैं एज कंपेयर टू कुषाण। इससे ये पता चलता है कि जो कॉमन व्यक्ति था, मतलब ठीक है, कॉमन पीपल जो रहे हैं, वो पैसे का यूज उतना ज्यादा गुप्ता डायनेस्टी में नहीं किए हैं जितना पैसे का यूज उन्होंने कुषाण उसमें किया। क्योंकि देखिए, गोल्ड के कॉइन्स, ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड कॉपर से तो महंगा ही होगा। ठीक, अब चूंकि कॉपर के कॉइन्स गुप्ता एम्पायर में कम मिले, इसका मतलब स्पष्ट है कि गुप्ता डायनेस्टी में जो कॉमन लोग थे, ठीक है, जो कॉमन लोग हुआ करते थे, उनका मनी का यूज होना कम होता एज कंपेयर टू कुशांस। कुशांस में कॉपर के कॉइन्स ज्यादा मिलने का जो है, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो वहां के आम लोग रहे हैं उन्होंने मनी का यूज ज्यादा किया। क्लियर? तो ये था कॉइनेज। क्लियर? तो आपको समझ में आया, गुप्ता डायनेस्टी में गोल्ड कॉइन्स मिलते थे जिनको दीनार कहा जाता था। यहाँ पे सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी मिलते थे, और चूंकि कॉपर के कॉइन्स गुप्ताज में इतने नहीं थे जितने कुशाण्स में थे, इससे ये तात्पर्य निकाला गया कि जो आम लोग थे गुप्ता डायनेस्टी में, वो मनी का यूज जो था वो कम करते थे। क्लियर हुआ ये? ठीक, अब इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ, वो था गिल्ड सिस्टम। देखिए, ये सारे कॉइन्स हैं, ये गोल्ड कॉइन्स थे, इसके अलावा ये सिल्वर कॉइन्स थे जो गुप्ता एम्पायर्स में चला करते थे, और ये जो थे वो कॉपर के कॉइन्स थे। ठीक, तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें
तो इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, गुप्ता डायनेस्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम डेवलप हुआ जिसको कहा गया गिल्ड सिस्टम। ठीक, अब समझना है कि ये गिल्ड सिस्टम एक्चुअली क्या है। देखिए, जो भी कारीगर हुआ करते थे गुप्ता डायनेस्टीज में, जैसे अगर हम बात करें जो कारीगर हुआ करते थे मतलब आर्टिशियंस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो, इसके अलावा जो बुनकरों का काम करते थे सिल्क वीवर्स, ठीक। देखिए ये सारे काम जो लोग किया करते थे, ठीक है, इनका गुप्ता डायनेस्टी में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। मतलब जैसे जो कारीगरी का काम करते हैं उनका एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कारीगर हैं सबको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे, ठीक, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें सारे ट्रेडर्स थे। इसके अलावा जो सिल्क वीवर्स थे उनका भी क्या बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बताया गया। तो ऐसे अलग अलग चीजों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। जैसे कुछ ऐसे थे जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, आप अपन ने देखा था आर्किटेक्चर में भी गुप्ता डायनेस्टी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब हर विभाग के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता था जिसको गिल्ड सिस्टम कहा जाता था। मतलब उसमें उसी सब, जैसे अगर आर्टिशियंस या कारीगरों की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होंगे सब कारीगर होंगे। ऐसे ही अगर ट्रेडर्स हैं तो सब ट्रेडर्स होंगे, ऐसे ही अगर सिल्क वीवर्स हैं तो सब सिल्क वीवर्स होंगे, और ऐसे ही अगर आर्किटेक्ट हैं तो सब आर्किटेक्ट होंगे। तो आपको याद रखना है गिल्ड सिस्टम जो हुआ है ये गुप्ता डायनेस्टी में इंट्रोड्यूस हुआ है, और गुप्ता डायनेस्टी में ही सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ गिल्ड सिस्टम। ठीक, तो गिल्ड सिस्टम का मतलब क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, किसका, आर्टिशियंस का, ट्रेडर्स का, विच हैव हाई प्लेस इन दी सोसाइटी। सोसाइटी में इनका स्थान जो था वो काफी ज्यादा ऊपर था। ठीक, तो गिल्ड सिस्टम बेसिकली क्या रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलरली एक वर्ग से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कारीगर वर्ग हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो सिल्क वीवर्स हो, चाहे आर्किटेक्ट हो। ठीक, तो इसको कहा जाता है गिल्ड सिस्टम। ठीक, और ये गिल्ड्स क्या कहलाते थे, ये वही ऑर्गेनाइजेशंस कहलाता था। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुप्ता एरा में ये गिल्ड्स जो है, ऑर्गेनाइजेशंस वाली जो चीजें हैं, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। ठीक है, तो गुप्ता एरा में ये जो एक्टिविटीज थी गिल्ड्स की, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे गिल्ड्स यहाँ पे रहे, जैसे गिल्ड्स ऑफ आर्किटेक्ट, मतलब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें सारे लोग कौन थे, आर्किटेक्ट रहे। फिर गिल्ड्स ऑफ ऑयलमैन, गिल्ड्स ऑफ सिल्क वीवर्स। क्लियर, तो ऐसे ही गिल्ड्स ऑफ आर्टिशियंस, गिल्ड्स ऑफ ट्रेडर्स भी रहे। क्लियर, तो ये गिल्ड सिस्टम जो रहा वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन रहा है कोई भी पर्टिकुलर एक वर्ग का, चाहे वो कारीगर वर्ग हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे सिल्क वीवर्स हो, इनका एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक, और यही गिल्ड सिस्टम जैसे ही गुप्ता पीरियड खत्म हुआ, ठीक, वैसे ही ये गिल्ड सिस्टम क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। गिल्ड सिस्टम क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। क्लियर, तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गिल्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस का एक सेटअप रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर काम करने वाले लोगों का एक समूह, अब वो चाहे कारीगरी का काम करते हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे सिल्क वीवर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, ठीक, तो उनका क्या बनाया गया, एक समूह बनाया गया। ठीक है, उसी को क्या बोला गया, गिल्ड बोला गया। क्लियर, और गिल्ड सिस्टम जैसे ही गुप्ता पीरियड समाप्त हुआ, गिल्ड सिस्टम जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। क्लियर, तो इसमें आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं गिल्ड सिस्टम में। सबसे पहला पॉइंट तो ये गुप्ता एम्पायर के टाइम चालू हुआ, दूसरा ये पर्टिकुलर कोई भी काम करने वालों का एक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, ठीक, तो गिल्ड सिस्टम आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक, अब बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की। ठीक है, देखिए गुप्ता के समय में जो रोमन एम्पायर था उनके साथ इनका ट्रेड बहुत अच्छा था। मैंने आपको बताया था कि गुप्तास के टाइम पर
जो पोर्ट सिटीज हुआ करती थी वो काफी ज्यादा इनका स्ट्रांग हुआ करता था। इनके यहाँ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी थी, जिससे ये पानी वाले जहाज बनाया करते थे, जिससे क्या करते थे, ये ट्रेडिंग का काम करते थे। ठीक है, तो गुप्तास का जो ट्रेड रहा है वो रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज्यादा रहा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हुणों का इन्वेजन शुरू हुआ, जो हुण थे, ठीक है, जब धीरे धीरे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, गुप्तास का ट्रेड जो है वो धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगा। मतलब गुप्तास जो ट्रेड किया करते थे उनके ट्रेड पर असर पड़ा। मैंने आपको बताया था कि हुणों का जो इन्वेजन था, ठीक है, वो लेटर गुप्ता पीरियड में अगर हम बात करें कि गुप्ता पीरियड में जो लास्ट लास्ट के टाइम पे जो थे, उनके समय में बहुत ज्यादा हुणों का आक्रमण बढ़ गया था। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कुमार गुप्त के बाद जो स्कंद गुप्त जो राजा बने थे, स्कंद गुप्त, ठीक, उनके समय में हुणों का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसी ने जो अर्थव्यवस्था थी गुप्ता एम्पायर की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्लाइन की गई थी। और गुप्तों के पतन का कारण भी हुणों का इन्वेजन था। क्योंकि देखिए किसी की भी अगर इकोनॉमी और इनकम अगर उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो वो डायनेस्टी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। क्लियर? तो इनका जो ट्रेड था वो शुरुआत में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, बहुत ज्यादा समृद्धि आई, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, हुणों के इन्वेजन के कारण धीरे धीरे इनका ट्रेड पे इफेक्ट होने लगा। अब अगर हम बात करें तो इनका जो ट्रेड था वो लैंड रूट से भी होता था और कोस्टल रूट से भी होता था। ठीक है, मतलब जमीन से भी सामान को भेजा जाता था। इसके अलावा जो समुद्री रास्ता है उससे भी क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। अब यहां पर ट्रेड करने वाले कौन कौन से उस टाइम देश थे, तो एक था पर्शिया, इसके बाद बात करें चाइना, श्रीलंका, बर्मा, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। इन सारे देशों में मेन ट्रेड हुआ करता था। ठीक, और क्या क्या ट्रेड किया करते थे ये लोग, तो बेसिकली ये लोग भेजते थे अपने यहां से सिल्क वगैरह, फिर अपने यहां मसाले बहुत हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें तो टेक्सटाइल, आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल जो एंशियंट टाइम से ही भारत में सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट एक तरीके से कहा जाए तो वो टेक्सटाइल रहा। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेटल्स, आइवरीज भी थी। ठीक, तो ये सारे क्या थे, ट्रेड ऑब्जेक्ट्स थे। मतलब ये सारी चीजें क्या की जाती थी, बाहर भेजी जाती थी। क्लियर? और ये किनको भेजी जाती थी, अलग अलग देशों में भेजी जाती थी। बट अगर आप मेनली ट्रेड बात करेंगे तो मेनली इनका जो ट्रेड हुआ है वो किनसे होता था, रोमन एम्पायर। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके कई सारे सेंटर्स भी रहे हैं, जैसे नासिक है, पैठन है, पाटलिपुत्र है, बनारस है। ये क्या रहे हैं, इनके ट्रेडिंग सेंटर्स रहे हैं जहां से ट्रेडिंग वगैरह हुआ करती थी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि गुप्ता के टाइम पर एक और प्लेस हुआ करती थी जो मेजर कॉमर्शियल सेंटर बनी, जो था मध्य प्रदेश का उज्जैन। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जो उज्जैन था, ठीक है, ये मेजर कॉमर्शियल सेंटर भी बना हुआ था और गुप्तों ने इसको अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। गुप्तों की प्राइमरी राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन पाटलिपुत्र के बाद जो दूसरी राजधानी उन्होंने बनाई थी वो किसको बनाया था, उज्जैन को बनाया था। इसके अलावा बात करें तो इनके कई सारे पोर्ट टाउन्स भी रहे हैं जहां से समुद्री जो है चीजें भेजी जाती थी, जिसमें एक रहा ब्रिकू छछा छछा, ठीक है, इसके अलावा कल्याण और सिंध। ठीक, तो ये सारी क्या रही हैं, इनकी इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन्स रहे हैं जहां से सामान जो है वो बाहर भेजा जाता था। क्लियर? इसके अलावा बात करें तो गिल्ड सिस्टम वाज डिक्लाइन ड्यूरिंग आफ्टर द गुप्ता पीरियड। आई एम सॉरी, ये पॉइंट गलत आ गया है शायद। आई एम सॉरी, ये पॉइंट गलत आ गया, ये पॉइंट रिपीट हो गया है शायद। इसके अलावा बात करें तो जितनी भी उनकी कमोडिटीज थी, ठीक है, उन पर टैक्स कितना लगा करता था, 1/5। ठीक है, मतलब कि जो भी वैल्यू हुआ करती थी उस पर्टिकुलर सामान की, ठीक है, जैसे जो सामान आप बाहर भेज रहे हो, ठीक है, तो उस सामान की पर्टिकुलरली एक वैल्यू होगी। ठीक, अब उस वैल्यू का 1/5, 1/5, ठीक है, मतलब अगर हम 100 रुपए का सामान भेज रहे हैं तो 1/5 मतलब ये हो गया 20 रुपए। ठीक है,
तो मतलब 20 रुपए टैक्स लगेगा एज अ टोल। ठीक है, एज अ टोल 20 रुपए क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अगर आपको वो सामान बाहर भेजना है या बाहर से आप कोई सामान मंगा रहे हो तो। ठीक, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कॉमोडिटीज थी, मतलब जो भी सामान आप भेजा करते थे या जो भी मंगाया करते थे, उसकी वैल्यू का 1/5 हिस्सा जो है वो एज अ टोल देना पड़ता था। क्लियर है? ठीक, तो ट्रेड एंड कॉमर्स आपको समझ में आया। देखिए, ज्यादातर ट्रेड इनका लैंड या कोस्टल रूट से होता था। रोमन एम्पायर के साथ इनका सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। ठीक, ट्रेडर्स की बात करें तो इनमें सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गए, टेक्सटाइल हो गया, ये सारी चीजें। इसके अलावा अगर हम टोल की बात करें तो ये 1/5 लेते थे ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो सामान आप भेज रहे हो उसकी जो वैल्यू है उसका 1/5। क्लियर हुआ आपको ट्रेड एंड कॉमर्स? ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, गुप्ता जो वंश है, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी जो है, ये विज्ञान और अनुसंधान के लिए भी फेमस है। इनके समय में कई ऐसे, कहा जाए तो एक तरीके से साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अलग अलग चीजें लिखी। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इन्हीं के समय काल में आर्यभट्ट, जिनको बहुत बड़ा मैथमेटिशियन कहा जाता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट दिए थे, तो आर्यभट्ट ने भी जो किताब लिखी थी वो गुप्ता डायनेस्टी के ही टाइम पे लिखी थी। ठीक, इसके अलावा डेसिमल सिस्टम भी इन्हीं के समय में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो हुआ करता था, जो अंतरिक्ष विज्ञान है, वो भी इन्हीं के समय में हुआ। ठीक, तो इनके समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हुई। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनके समय में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। देखिए, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। ठीक है, सभी डायरेक्शंस में डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्यभट्ट की, जो मैंने आपको बताया आर्यभट्ट, ठीक है, इन्होंने 499 एडी में एक किताब लिखी थी आर्यभट्टिया। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी आर्यभट्टिया, जिसमें इन्होंने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट दिए थे इसमें, और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, मतलब जो अंतरिक्ष का जो है उसके बारे में जो है इसमें मेंशन किया था इस किताब में आर्यभट्ट ने। ठीक, तो आर्यभट्ट ने एक तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट बताया, इसके अलावा इसमें इन्होंने एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, मतलब खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र मतलब एक तरीके से कहा जाए जो स्पेस का जो होता है, ठीक है, तो उसके कंसेप्ट भी किसने दिए, आर्यभट्ट ने। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेसिमल सिस्टम, ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम जो था ये भी इंट्रोड्यूस इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ठीक है, मतलब कि डेसिमल सिस्टम जो है वो 5th सेंचुरी एडी में, ठीक है, मतलब गुप्ता एम्पायर्स के टाइम ही डेसिमल सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी पर ही एक और व्यक्ति थे, वरामिहिर। ठीक है, वरामिहिर एक व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने एक बुक कंपाइल की थी, रोमा का सिद्धार्था। ये बुक का नाम आपको याद रखना होगा, रोमा का सिद्धार्था। ये बुक किसने कंपाइल की थी, वरामिहिर ने। और ये बुक किससे रिलेटेड थी, किस फील्ड से रिलेटेड थी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक, तो रोमा का सिद्धार्था, ये बुक का नाम याद रखना है आपको, और इसके राइटर कौन रहे हैं, वरामिहिर। और आर्यभट्टिया का कौन थे, आर्यभट्ट। इसके अलावा बात करें तो ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने भी 7वीं शताब्दी में एक किताब लिखी थी, ब्रह्मसूत्र सिद्धांता। ठीक, ब्रह्मसूत्र सिद्धांता, जिसमें पहली बार जीरो को इन्होंने मेंशन किया था। मतलब फर्स्ट टाइम एज नंबर जीरो को कहां मेंशन किया गया था, ब्रह्मगुप्त की किताब में, ब्रह्मसूत्र सिद्धांता। आपको ये याद रखना होगा, ब्रह्मसूत्र सिद्धांता, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि जीरो के बारे में सबसे पहली बार ब्रह्मगुप्त ने ही 7th सेंचुरी एडी में मेंशन किया था। क्लियर? तो जीरो का मेंशनिंग कहां हुई, ब्रह्मसूत्र सिद्धांता, जो ब्रह्मगुप्त की क्या है, किताब। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें
तो आर्यभट्ट जो उनकी किताब थी आर्यभट्ट्या, उसी में उन्होंने ये बात सबसे पहले बताई कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है और वो अपने ही इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ठीक, देखिए हमारी जो पृथ्वी है इनके दो डायरेक्शंस होते हैं, एक अपनी ही एक्सिस पर घूमती है ये, और एक जो है वो सूरज के दरमियान घूमती है, जिसको रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो आर्यभट्ट पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी किताब में ये बात बताई कि भाई साहब हमारी जो धरती है वो गोल है और ये जो धरती है ये अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है। धरती जो है ये अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है, ये बात किसने बताई? आर्यभट्ट ने। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुप्ताओं के जो कारीगर रहे हैं, ठीक है, क्राफ्ट्समैन जो रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आयरन और ब्रॉन्ज, ठीक है, इनका फर्क बताया एक तरीके से कि आयरन का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है। ठीक, तो मतलब कि जो है, जो कारीगर आयरन में काम किया करते थे और जो ब्रॉन्ज में किया करते थे, दोनों का क्लियरली डिस्टिंग्विश किया गया। मतलब आयरन क्या है और ब्रॉन्ज क्या है, इसको क्लियरली क्या किया गया? डिफाइन किया गया। तो गुप्तास के ही टाइम पर ये हुआ था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध की बहुत सारी कांसे की मूर्ति, ब्रॉन्ज इमेजेस, ठीक है, बहुत सारी ब्रॉन्ज इमेजेस जो हैं वो बुद्धा की मिली हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्रॉन्ज में इनका जो है, इनके यहाँ अच्छे कारीगर थे। ठीक, तो बहुत सारी ब्रॉन्ज की मूर्तियां किसकी मिली हैं? बुद्ध की मिली हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है लोहे की, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेहरौली आयरन पिलर जो दिल्ली में। ठीक, और ये मेहरौली आयरन पिलर जो है ये किसने बनवाया था? ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंद्रगुप्त टू ने। ये किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त टू ने क्या बनवाया था? मेहरौली आयरन पिलर। और ये आयरन पिलर ही एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है मेटल वर्क से रिलेटेड। मतलब कि मेटल के काम, आयरन के काम में कितने ये कुशल रहे हैं, इससे पता चलता है कि एक मेहरौली आयरन पिलर इन्होंने बनवाया दिल्ली में। ठीक, तो इससे ये पता चलता है कि आयरन, ठीक है, लोहे की अगर हम बात करें तो लोहे में का काम कितने बेहतरीन तरीके से ये किया करते थे। ठीक, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, जिसमें मैथमेटिक्स के कंसेप्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमी भी थी, डेसिमल सिस्टम भी था, जीरो भी था, फिर इसके अलावा आयरन और ब्रॉन्ज के जो कारीगर थे उनकी नॉलेज। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सारे जो है डेवलपमेंट हुए गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। आपको इसमें बुक्स याद रखनी है, आर्यभट्ट्या आर्यभट्ट की और रोमाका सिद्धार्था वरामिहिर की। इसके अलावा तीसरी बुक जो है ब्रह्म सूत्र सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त की है, जिसमें जीरो के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और आर्यभट्ट पहले ऐसे इंसान रहे जिन्होंने अपनी बुक में बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और वो अपनी ही एक्सिस पे क्या कर रही है? घूम रही है। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये सारा वर्क जो था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आ जाता है गुप्त काल में लिटरेचर। देखिए लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर्टिकुलर बुक का ऑथर कौन है। तो बुक और उनसे रिलेटेड ऑथर। देखिए किसी भी डायनेस्टी को, हिस्ट्री में आप कोई भी डायनेस्टी पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट आपको आना चाहिए सभी डायनेस्टीज का, चाहे वो मौर्य काल के हों, चाहे गुप्त काल के हों, चाहे फिर अब आगे मुगल आएंगे, दिल्ली सल्तनत आएगी, उसके बाद अंग्रेज आएंगे। ठीक, तो उनके समय में जो साहित्य विकास हुआ, मतलब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने कोई किताबें लिखी हैं, तो ये किताबों का पूछने का चलन अब बहुत ज्यादा हो गया कि फला फला किताब जो है वो किसने लिखी। ठीक, तो आपको यहाँ पर गुप्त काल में कौन कौन से किस किस के लिटरेचर रहे हैं, आपको ये पॉइंट नोट करके रखना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड में जो लिटरेचर रहा है वो सेकुलर रहा है। सेकुलर मतलब हर भाषा के लिटरेचर आपको
गुप्त काल में मिलेंगे। बट बेसिक अगर हम बात करें तो जो कोड लैंग्वेज रही है गुप्तों की वो रही है संस्कृत। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो कोड लैंग्वेज रही है वो कौन सी रही है, संस्कृत रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 13 ऐसे नाट्य या जिसे कहा जाता है प्ले हैं जो किसने लिखे थे, भाषा ने। ठीक है, तो भाषा जो है उन्होंने 13 ऐसे प्लेज लिखे थे, जिसमें एक था उर्भंगा, ठीक है, दूसरा रहा है स्वप्न वापस सवा दत्ता। ठीक, ये प्लेस किसने लिखे हैं, भाषा ने। ठीक है, तो 13 प्लेस जो है वो रिटर्न किए गए। ठीक, इसके अलावा बात करें तो एक किताब लिखी गई है, ठीक है, जिसका नाम है मृच्छचातिका कतिका, मृच्छचातिका। ठीक है, ये किसने लिखी है, शूद्रका ने। ठीक, तो आपको याद रखना होगा मृच्छचातिका किसने लिखी है, शूद्रका ने। इसके अलावा बात करें तो कालिदास का नाम सभी ने बहुत सुना है। ठीक है, तो कालिदास ने क्या क्या लिखा है, तो इनका जो नाट्य रहा, एक तो सबसे पहला अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ऋतु संहार, ठीक, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम, ठीक है, और मालविका अग्निमित्रम। ठीक, तो ये सारे क्या हैं, इनके टेक्स्ट रहे हैं कालिदास के। तो आपको याद रखना है ये सातों टेक्स्ट जो हैं ये कालिदास के रहे हैं, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और किताब लिखी गई है मुद्र रक्षसा। ठीक, मुद्र रक्षसा किसने लिखी है, विशाख दत्त की किताब। ठीक, तो आपको याद रखना होगा मुद्र रक्षसा ये किसकी किताब है, विशाख दत्त की किताब। इसके अगर हम बात करें, इसके अलावा जो है एक है किरतार जूनियम, किरतार जूनियम। ठीक है, किरतार जूनियम किसने लिखी है, भारावी ने। तो आपको याद रखना होगा किरतार जूनियम किसने लिखी है, भारावी ने। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 कुमार चरितम, ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 कुमार चरितम ये प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई है कि 10 कुमार चरितम के राइटर कौन थे। तो इनके जो राइटर रहे हैं वो रहे हैं दांडिन। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 10 कुमार चरितम के राइटर कौन रहे हैं, दांडिन रहे हैं। ठीक, इसके बाद बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट किताब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, पंचतंत्र। ठीक, तो पंचतंत्र के जो राइटर रहे हैं वो रहे हैं विष्णु शर्मा। ठीक, तो आपको याद रखना होगा जो पंचतंत्र है किताब उसके राइटर कौन रहे हैं, विष्णु शर्मा। ये जितने भी मैं बुक्स और राइटर्स बता रहा हूं ये पॉइंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो पंचतंत्र के कौन रहे हैं, विष्णु शर्मा। अब इनके समय में अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर भी फिर से लिखे गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पुराण, ठीक है, तो पुराण इनके समय में लिखा गया है, री रिटर्न किया गया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो मनुस्मृति, मनुस्मृति भी इनके टाइम पे लिखी गई है। अगर आप पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में स्पेसिफिकली कौन कौन से लिखे गए हैं, एक तो वायु पुराण, दूसरा है मत्स्य पुराण और तीसरा है विष्णु पुराण। ठीक, ये 3 पुराण ऐसे रहे हैं जो इनके टाइम पर वापस से लिखे गए। ठीक है, अब मनुस्मृति के साथ साथ नारद स्मृति अगर हम बात करें, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, ठीक है, और तीसरा कात्यायन स्मृति, ये भी इन्हीं के पीरियड में लिखी गई है। ठीक, तो एक तो नारद स्मृति है, ठीक, दूसरा है पाराशर स्मृति और तीसरा है कात्यायन स्मृति। ठीक, तो आपको ये सारी बुक्स याद रखनी है और इनके राइटर्स के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर हुआ ये आपको? ठीक, तो ये सारी किताबें थी, लिटरेचर था इसका। लिटरेचर में समझने लायक, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लिटरेचर में समझने लायक कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ यह आपको याद रखना है किस काल में कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं और उनके राइटर को। क्लियर? तो ये लिटरेचर पार्ट जो है गुप्ता पीरियड का खत्म होता है। अब हम आ रहे हैं जो अगला टॉपिक है इसका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुप्ता का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक, तो गुप्ता के समय में क्या क्या स्थापत्य बने हैं, ठीक है, क्या क्या आर्किटेक्चर बने। तो अगर हम बात करें गुप्ता पीरियड की, तो मैंने आपको बताया था कि इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक, इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि इनके समय में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले थे, इसलिए इनके काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पीरियड को क्लासिकल एज भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनके पीरियड को क्या कहा जाता है? क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। ठीक, तो एक था गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, ठीक। दूसरा क्या माना गया? इनको क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। और इनको क्लासिकल एज क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके समय में जो स्थापत्य बने हैं उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रहा है। मतलब इनके समय में जो भी मंदिर बने, ठीक है, ठीक, तो उनका जो स्ट्रक्चर रहा, उनका जो आर्किटेक्चर रहा, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रहा। इसीलिए गुप्ता काल को क्लासिकल एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, तो अगर गोल्डन पीरियड पूछा जाए ऑफ इंडिया तो भी कौन है? ये है। गोल्डन एज अगर पूछा जाए तो वो भी कौन है? गुप्ता है। और अगर हम क्लासिकल एज की बात करें तो वो भी कौन है? गुप्ता है। क्लियर? तो इनके एज को गोल्डन एज या क्लासिकल एज भी कहा गया क्योंकि इनके समय में जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट। ठीक, बात करें तो इनका जो सबसे फॉरमोस्ट कंस्ट्रक्शन रहा है, इनके समय में मंदिर बहुत बने। नॉर्थ इंडिया में मंदिर जो थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में बने हैं गुप्ता के टाइम पे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो रहा वो इनका सबसे, एक तरीके से कहा जाए तो मुख्य, एक तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर के जरिए ही गुप्तों की पहचान है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि गुप्ताज लोग जो थे वो रिलीजियसली टॉलरेंट भी थे। तो इसके अलावा आपको बौद्ध के स्तूप और कुछ जैन आर्ट भी आपको इनके समय में नजर आएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नजर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि गुप्ता एज में बेसिकली जो हिंदुइज्म था उसी को ज्यादा प्रमोट किया गया था। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट थे और जैन थे उनके प्रति भी उनका कोई कटुता नहीं थी, उनको लेके कोई कटुता नहीं थी। इसीलिए इनको काफी ज्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट माना जाता है। गुप्तास को क्या माना जाता है? रिलीजियसली टॉलरेंट। ठीक, इसके अलावा बात करें तो इनके समय में जो प्रमुख देवता रहे हैं, देवी देवता, तो उसमें एक तो रहे हैं विष्णु भगवान, दूसरे रहे हैं शिव और तीसरी रही हैं शक्ति। ठीक, शक्ति जो एक तरीके से कहा जाए पार्वती जी जो शिव जी की एक तरीके से उनकी शक्ति। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ देवियां रही हैं, चाहे वो पार्वती जी रही हो चाहे वो लक्ष्मी जी रही हो, इनको शक्ति के रूप में उपासना मिली है और ये शक्ति के रूप में पूजी जाती है। ठीक, तो बेसिकली ये शक्ति का जो उपज है वो कहां से आई है? गुप्ता एम्पायर के टाइम से आई है, जब देवियों को शक्ति की तरह पूजा जाता है। ठीक, अब जैसा मैंने आपको बताया कि गुप्ता रूलर्स जो थे इनका बिहेवियर टॉलरेंट था। इनका बिहेवियर क्या था? टॉलरेंस था टुवर्ड्स अदर रिलीजियंस। मतलब अन्य जो रिलीजियंस थे उनके प्रति गुप्ता रूलर्स का क्या था? जो कॉन्सेप्ट था, मतलब उनका जो था वो टॉलरेंट था। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर पर, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्तास का सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर रहा है। और इनके टेम्पल आर्किटेक्चर में एक जो स्टाइल डेवलप हुई, जो आज की डेट में भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं वो सब उसी स्टाइल के बने हैं, वो है नागरा स्टाइल। ठीक, देखिए जितने भी नॉर्थ इंडिया के मंदिर हैं, ठीक है, वो ज्यादातर मंदिर नागरा शैली में बने हैं। ठीक, और वही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, ठीक, तो साउथ इंडिया में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बने हैं। ठीक, तो अपने यहां दो स्टाइल चलती है, एक है नागरा स्टाइल और एक है द्रविड़ स्टाइल। जो उत्तर भारत, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर बने वो सारे किस स्टाइल के बने हैं? नागरा स्टाइल के। आप चले जाइए खजुराहो, खजुराहो में आपको जितने भी मंदिर मिलेंगे सब नागर स्टाइल के बने हैं। ठीक, तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर रहे हैं वो किस स्टाइल के बने हैं? नागर स्टाइल के। क्लियर? और नागर स्टाइल का आविष्कार कौन से उसमें हुआ? गुप्ता डायनेस्टी में। ठीक, तो अब हमें यहां से समझना होगा कि ये नागर स्टाइल है क्या। ठीक, हम सबसे पहले समझेंगे फीचर्स कि भाई नागर स्टाइल क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से मंदिर
गुप्ताज ने बनवाए हैं। ठीक, देश में कहां कहां कौन कौन से मंदिर जो है वो बनवाए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्चर में दो चीजों का सबसे ज्यादा आविष्कार इनके समय में हुआ। ठीक, एक तो सबसे पहली बात तो स्क्वायर, स्क्वायर सैंक्टम। ठीक है, इनके जो मंदिर थे इनका ओवरऑल शेप जो रहता था वो स्क्वायर रहता था। ठीक है, और दूसरा इनके समय में पिलर्स भी खड़े हुआ करते थे। मतलब मंदिर की जो नींव थी वो किस पर खड़ी की जाती थी? पिलर्स पे खड़ी की जाती थी। तो एक तो पिलर और दूसरा इनका जो आउटर स्ट्रक्चर था वो कैसा हुआ करता था? स्क्वायर शेप का। ठीक, और इसके अलावा इनके समय में क्या कौन सी स्टाइल बनी मंदिरों को बनाने के लिए? नागर स्टाइल। ठीक, आज भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं वो सारे कौन सी स्टाइल के बने हैं? नागर स्टाइल के। ठीक, तो नागर स्टाइल के बारे में यहां पर ये है, ये जो मंदिर है ये मंदिर खजुराहो का जो कांदरिया महादेव टेम्पल है ये उसकी इमेज है। ठीक है, उसकी तस्वीर है कांदरिया महादेव टेम्पल। आप इसमें सबसे ऊपर देख रहे होंगे यहां पर कलश। ठीक, आप जितने भी नागर शैली के मंदिर देख लीजिए आपको सबसे ऊपर चोटी पे कलश मिलेगा। ये होता ही है, ये सब नागर स्टाइल है। इसके अलावा बात करें तो नागर स्टाइल ये कलश के नीचे ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं अमलका। ठीक, तो ये जो कलश के नीचे जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है? अमलका। ठीक, तो अमलका भी जो है ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नागर स्टाइल में। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया ये जो टावर है, ठीक है, आप ये जो टावर देख रहे हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है शिखर। ठीक, आप देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं उनमें आपको ये ऐसे टावर नजर आएंगे जिसको क्या बोला जाता है? शिखर बोला जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी जो ये जो शिखर है, ठीक है, इसी के नीचे सेंटर पर आपका गर्भगृह होता है। गर्भगृह होता है। ठीक है, गर्भगृह वो जगह होती है जहां पर उस मंदिर के सबसे मुख्य देव या देवी को बिठाया जाता है या स्थापित किया जाता है। मतलब उस मंदिर में और कई सारे जो हैं उनमें भगवान होंगे, लेकिन जो सबसे मेन भगवान होते हैं, ठीक, उनका जो स्थान या स्थापना होती है वो कहां होती है? गर्भगृह में। ठीक, और गर्भगृह के चारों तरफ एक सरकम एम्बुलेशन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा। आपने देखा हो कभी भी आप मंदिर जाइए तो मंदिर के बाद फिर प्रदक्षिणा की जाती है, उनके चारों तरफ क्या किया जाता है? घूमा जाता है। ठीक, तो ये नागर स्टाइल का ही पार्ट है। गर्भगृह होगा, गर्भगृह में जो मुख्य देवता हैं, जो मुख्य हैं, ठीक है, वो रहेंगे। इसके अलावा उनके ऊपर शिखर, फिर अमलका और फिर कलश। और अगर हम बात करें गर्भगृह के तो गर्भगृह के जस्ट सामने, ठीक है, उसके जस्ट सामने ये एक हॉल होता है जिसको कहा जाता है महामंडपा। ये देखिए, ये गर्भगृह है, ठीक है, और ये गर्भगृह के जस्ट सामने ये क्या है? महामंडप। ठीक, ये बहुत बड़ा हॉल होता है। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये हॉल है, और उसके भी पीछे आप देखेंगे तो ये है अर्धमंडपा। ठीक है, यहां पर एंट्री ली जाती है, एंट्रेंस अप्रोच। ठीक है, मतलब जो मंदिर के अंदर घुसा जाता है तो जो सबसे पहला जो आपको पैसेज मिलेगा वो उसको कहा जाता है अर्धमंडप। उसके बाद फिर मंडप, फिर उसके बाद महामंडप जिसको ग्रेट हॉल कहा जाता है, और उसके अंदर फिर क्या होगा? आपका गर्भगृह। ठीक, और गर्भगृह के चारों तरफ क्या लगाई जाती है? प्रदक्षिणा लगाई जाती है। इसके अलावा नागर स्टाइल का एक और इंपॉर्टेंट फीचर भी है, आपने देखा हो ये इसकी जमीन है, ये मंदिर जमीन से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस या कुछ पर्टिकुलर हाइट पर बनाए जाते हैं। मतलब ये मंदिर जो नागर स्टाइल के हैं ये जमीन पर नहीं बनाए जाते। ठीक है, इनको एक पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म पहले बनाया जाता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू होता है। मतलब आप देखेंगे कि मंदिर को जमीन से नहीं बनाया गया, मंदिर बनाने से पहले ये देखिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अधिस्थना। ठीक है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म होता है? ये बेस प्लेटफॉर्म होता है।
तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बेस का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, इसके ऊपर से फिर क्या किया जाता है, मंदिर की शुरुआत की जाती है। आपको मंदिर में ये चीज याद रखनी है, सबसे पहले तो कलश, कलश के नीचे अमलका, अमलका के नीचे शिखर, शिखर के अंदर जो सेंटर पर है गर्भगृह, गर्भगृह के सामने मंडप, मंडप के बाद फिर एंट्री में क्या आएगा, अर्धमंडपा, और उसके चारों तरफ क्या होगी, प्रदक्षिणा। एक और इसके जो मंदिर हैं नागर स्टाइल के, वो सब किस पे, जमीन से कुछ हाइट ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक, कुछ हाइट जो है वो ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुई। तो ये पूरा जो है ये नागर शैली है। ठीक, और ये नागर शैली का आविष्कार कब हुआ, गुप्ता एम्पायर से। ठीक, तो आपको याद रखना है नागर शैली। ठीक, तो नागर शैली के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो पंचयतन स्टाइल का बनता है ये। ठीक है, पंचायतन स्टाइल का। इसके अलावा बात करें तो अप्रेस प्लेटफॉर्म, मैंने आपको बताया था पहले क्या किया जाता है, जमीन पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसके ऊपर से मंदिर बनाना शुरू किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो मंडप जो होते हैं, ठीक है, ये किसके सामने होते हैं, ये जो मुख्य देवा हैं, देवता हैं, ठीक है, मुख्य देवता कहाँ बैठते हैं, वो गर्भगृह में, उसके सामने क्या होता है, मंडप। इसके अलावा बात करें तो इनमें गर्भगृह भी होता है। ठीक है, गर्भगृह होता है जहां मुख्य देवता बैठते हैं। ठीक है, और उनके चारों तरफ जो रहता है और सारे गंगा या जमुना, ठीक है, इनकी जो इमेजेस हैं ये बनाई जाती हैं। ठीक, इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया था कि गर्भगृह के ऊपर क्या होते हैं, शिखर होते हैं। ठीक है, तो गर्भगृह के ऊपर क्या होते हैं, शिखर होते हैं। इसके अलावा इनका रथा सिस्टम होता है। ठीक है, ये सिस्टम याद रखिएगा, ये रथा सिस्टम होता है नागर स्टाइल में। इसके बाद बात करें तो टेम्पल की जो प्रमाइसेस है, ठीक है, वहां पर देखिए, अगर आप यहां पर नोटिस करें तो जो टेम्पल की प्रमाइसेस है वहां पर बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल नहीं होती, बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल या गेटवेज नहीं होते। ठीक, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो इस मंदिर में आपको एंट्री पर कोई बड़ी बड़ी दीवारें दिख रही हैं क्या, कोई बड़ी दीवारें यहां पर नहीं होती। तो नागर स्टाइल में यही है कि जो एंट्री होती है वहां पर कोई भी बड़ी बड़ी दीवारें, बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारें नहीं बनाई जाती। लेकिन जब हम द्रविड़ियन स्टाइल पढ़ेंगे, ठीक, मैंने आपको बताया था द्रविड़ियन स्टाइल के मंदिर कहां बने हैं, साउथ में बने हैं। ठीक, तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल नजर आएंगी। नागर स्टाइल और जो द्रविड़ स्टाइल है उसमें एक फर्क ये भी है कि नागर स्टाइल में आपको बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स नहीं नजर आएंगी, लेकिन जब आप द्रविड़ स्टाइल पढ़ेंगे और जब वहां मैं आपको दिखाऊंगा तो उनके मंदिरों में आपको दिखेगा कि उनकी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, बाउंड्री वॉल्स होती हैं। ये फर्क है। ठीक है, तो यहां पर नागर स्टाइल में क्या है, जो है बाउंड्रीज वगैरह इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया प्रदक्षिणी पथ, प्रदक्षिणी पथ, प्रदक्षिणी पथ मतलब जो चीफ दीति होते हैं उनके गोल गोल घूमना। ठीक, फिर इसके अलावा अमलका होता है ऊपर, और ऊपर जो होता है वो कलश होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो आपको पूरी तरीके से नागर स्टाइल समझ में आया, नागर स्टाइल क्या है, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं कि गुप्तास के समय में कौन कौन से मंदिर बने। ठीक, तो यहाँ पर ये इमेजेस आपको नजर आ रही हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर मंदिर बना है ये नचना कुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर ये मंदिर बना है पार्वती जी का। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है मंदिर, ये पार्वती मंदिर बना है नचना कुठार मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके अलावा जो राइट हैंड साइड पर मंदिर है ये सांची मध्य प्रदेश में बना है, टेम्पल नंबर 17, टेम्पल नंबर 17। ये सारे मंदिर कब बने हैं, गुप्त काल के मंदिर। ठीक है, तो ये सांची मध्य प्रदेश में बना है। ठीक, और ये कहां बना है, ठीक है, पार्वती जी का मंदिर नचना कुठार, ये भी कहां है, मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके अलावा अगला ये जो मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार मंदिर। ठीक, ये 10 अवतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में, ठीक, उत्तर प्रदेश का जो देवगढ़ रीजन है वहां पर ये बना है 10 अवतार मंदिर। ठीक, देखिए सारे मंदिर अगर आप देखें तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जा रहे हैं। देखिए नागर स्टाइल, ठीक है, ये जैसे आपको टूटा फूटा दिख रहा है लेकिन ये शिखर टाइप का मॉडल है। ठीक है, शिखर टाइप का ये मॉडल है और इसके नीचे यहाँ पे क्या है, गर्भगृह है।
ठीक, तो जितने भी बने हैं वो नागर स्टाइल में बने हैं। ठीक, इसके अलावा आपको ये राइट हैंड साइड पर ये टूटा टूटा सा मंदिर एक नजर आ रहा होगा। ये जो मंदिर है ये भूमरा मध्य प्रदेश में शिव जी का मंदिर है। ये शिव जी का जो मंदिर है ये कहाँ है? भूमरा मध्य प्रदेश में। ठीक, तो भूमरा मध्य प्रदेश में जो मंदिर बना है वो शिव जी का है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 अवतार मंदिर ये देवगढ़ यूपी में है। उसके पहले अपन ने देखा टेम्पल नंबर 17 और उसके पहले हमने देखा पार्वती टेम्पल। तो ये सारे जो मंदिर हैं ये गुप्त काल में बने हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो आपको मंदिर की शैली समझ में आई, गुप्त काल में मंदिर की शैली क्या रही है, नागर स्टाइल आपको पूरी तरीके से समझ में आया। ठीक, अब बात करते हैं गुप्त काल में उनका, ये तो उन्हीं टेम्पल्स के नाम है। पार्वती टेम्पल नचना कुठार, टेम्पल नंबर 17 एट सांची मध्य प्रदेश। इसके अलावा 10 अवतार टेम्पल एट देवगढ़ यूपी और शिव टेम्पल बना है भूमरा का मध्य प्रदेश में। ये सारे मंदिर कहाँ कब बने हैं? गुप्त काल में। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो रहा है वो रहा है केव आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इनके समय में कई सारी केव्स भी बनाई है। गुप्त काल में कई सारी क्या बनाई गई हैं? केव्स भी बनाई गई हैं। ठीक है, अब इनकी केव्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए भी रही है कि इनकी केव्स में मुराल पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मतलब इनकी जो केव्स रही हैं वो उसमें मुराल पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया, जो उसको और ज्यादा क्या बनाता है? अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इनके टाइम पर बनी है, जैसे अजंता केव्स। ठीक है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, अगर हम बात करें उदयगिरी की गुफाएं, नासिक की गुफाएं, जूनागढ़ की गुफाएं और माधपेश्वर गुफाएं। ठीक, तो इनके समय में ये सारी क्या बनाई गई हैं? गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक, आगे मैं आपको इमेज दिखाऊंगा कौन कौन सी गुफा है। ठीक, तो अजंता की गुफा बनाई गई, एलोरा केव बनाया गया, बाघ केव्स, उदयगिरी, नासिक केव्स, जूनागढ़ केव्स और माधपेश्वर केव्स। तो ये सारे क्या बनाए गए? इनके समय में केव्स बनाए गए। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इनके समय में स्तूप भी बनाए गए। ठीक, मैंने आपको बताया था कि इनका रिलीजियस टॉलरेंस था। ये हिंदू धर्म भले ही फॉलो करते थे लेकिन इनका जो सम्मान था वो बौद्ध और जैन की तरफ भी था। ठीक, तो अगर हम स्तूप की बात करें तो इनके समय में जो स्तूप है उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ स्तूप का। देखिए, ये क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि डिक्लाइन हुआ क्योंकि इनको कंपेयर किया जा रहा है मौर्य काल से। आप जानते हैं मौर्य काल में अशोक के टाइम पे बौद्ध समाज का, बौद्ध धर्म का जितना प्रचार हुआ उतना किसी के शासनकाल में नहीं। ठीक, तो उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो गुप्त काल में जो है वो डेवलपमेंट स्तूपों का कम हुआ, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे। इसके बाद बात करें तो इनके समय में भी कई सारे स्तूप बने हैं, जैसे ये धामेक स्तूप है सारनाथ में। ठीक है, इसके बाद बात करें तो रत्नागिरी में एक स्तूप है। ठीक, फिर इसके बाद मेहरपुका सिंध में एक स्तूप है। क्लियर है? ठीक, तो ये सारे क्या बने हैं? इनके समय में स्तूप बने हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके समय में कुछ स्कल्पचर्स भी बने। ठीक है, और इनके समय में जो नया स्कूल हुआ स्कल्पचर्स का वो कहाँ हुआ? अराउंड सारनाथ यूपी में। ठीक है, मतलब इनका जो स्कल्पचर रहा, ठीक है, वो नए तरीके का स्कल्पचर डेवलप किया गया सारनाथ यूपी में। ठीक, अब इस स्कल्पचर्स के इफेक्ट क्या क्या रहे? ठीक, अगर हम बात करें इनके स्कल्पचर्स की तो सबसे पहले तो इनका जो कलर था वो क्रीम कलर था। मतलब जो ये पूरी बॉडी बनाया करते थे वो किसकी बनाया करते थे? क्रीम कलर के सैंडस्टोन की। ठीक है, क्रीम कलर का सैंडस्टोन यूज करते थे। इसके अलावा इन्होंने मेटल्स का भी यूज किया स्कल्पचर्स बनाने में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके जितने भी स्कल्पचर्स रहे हैं वो ड्रेस्ड रहे हैं। ठीक, मतलब इनकी जो मूर्तियां वगैरह रही वो नेकेड कभी नहीं रही, वो क्या रही है? कपड़े पहने हुए रही है। ठीक है, तो इनके समय में नेकेड कभी नहीं रहा। ठीक है, तो अब इनकी जो सबसे बड़ा स्कल्पचर माना जाता है वो माना जाता है सुल्तानगंज बुद्ध, सुल्तानगंज बुद्धा। ठीक है, ये बिहार में है। ठीक है, सुल्तानगंज बुद्धा ये एक स्कल्पचर है जो इनके समय का मिला हुआ है। ठीक, तो इनके समय में केव्स भी बनाई गई, स्तूप भी बनाए गए और स्कल्पचर्स भी बनाए गए। ठीक, तो अब यहां पर हम देखते हैं। ठीक, ये जो केव्स हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही हैं, ये अजंता केव्स हैं, अजंता की गुफाएं हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ये राइट हैंड साइड पे ये एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक,
एलोरा की गुफाओं के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो गुफा है, ठीक है, इनकी बात करें तो ये बाघ की गुफाएं हैं। ठीक, ये कौन सी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं हैं। और ये किसकी गुफाएं हैं? ये उदयगिरी की गुफा। ठीक, तो इनके समय में अजंता केव्स, एलोरा केव्स, बाघ केव्स, उदयगिरी की गुफाएं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो केव्स हैं ये नासिक की केव्स हैं। ये किसकी केव्स हैं? नासिक की केव्स हैं। ठीक, और इसके बाद ये बात करें तो ये हैं जूनागढ़ की। ठीक, ये कौन सी केव्स हैं? जूनागढ़ की। तो ये सारी जो है केव्स बनाई गई हैं किनके टाइम पर? गुप्त साम्राज्य के टाइम पर। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ स्तूप भी बनाए गए हैं। ठीक, तो ये जो स्तूप बना है ये है धामेक स्तूप। ठीक है, ये कौन सा स्तूप है? धामेक स्तूप। और ये कहां बनाया गया है? ये बनाया गया है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में, वहां पर ये स्तूप बना हुआ। ठीक है, तो धामेक स्तूप है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो स्तूप है, ठीक है, ये बनाया गया है रत्नागिरी में। ये कहां बनाया गया है? रत्नागिरी, उड़ीसा में। ठीक, ये स्तूप कहां बनाया गया है? रत्नागिरी, उड़ीसा में। ये भी स्तूप किसके टाइम का बना हुआ है? ये भी गुप्त काल के समय का बना हुआ है। ठीक, तो इनके स्तूप भी बनाए गए। और मैंने आपको बताया था कि इनके समय में स्कल्पचर भी बनाया गया था। ये है वो स्कल्पचर। अगर आप देखें तो इनका क्रीम कलर का सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया, मेटल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनको पूरा कपड़ा पहनाया गया है, कोई भी नेक्ड नहीं है। ठीक है, मतलब इनको जो है वो पूरा वो पहनाया गया है। ठीक है, ठीक है, और अगर आप देखें, ठीक है, यही है सुल्तानगंज बुद्धा जो बिहार में है। सुल्तानगंज बुद्धा। ठीक है, ये नया आर्ट ऑफ स्कूल है, स्कल्पचर, जो इनके समय में क्या हुआ? डेवलप हुआ। क्लियर हुआ आप लोग को ये? ठीक, तो इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आपको समझ में आया। ठीक, अब इसके बाद हम गुप्त एम्पायर के लास्ट टॉपिक पर जाते हैं। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर? इतना बड़ा एम्पायर, इतना प्रॉस्परस एम्पायर, इसका पतन के कारण क्या थे? मतलब ये क्यों ढह गया? इसके पतन के कारण क्या थे? ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण था हूण इन्वेजन। मैंने आपको बताया था कि हूणों ने बाद में स्कंदगुप्त के टाइम पर लगातार आक्रमण करके गुप्तों की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया था, जिसके कारण धीरे धीरे वो क्या होने लगे? डिक्लाइन होने लगे। तो ये तो सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद अगर हम बात करें राइज ऑफ फ्यूडेटरीज, मैंने आपको बताया था मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था कि एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन था। गुप्त एम्पायर के पतन का कारण बना एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जो फ्यूडेटरीज बनाए गए, जैसे जैसे राजा कमजोर होते गए तो वो फ्यूडेटरीज जो हैं वो धीरे धीरे पावरफुल होते गए। ठीक, और धीरे धीरे क्या करने लगे? वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। मतलब अपने आप को क्या करने लगे? वो इंडिपेंडेंट करने लगे। तो फ्यूडेटरीज के राइज का भी एक कारण रहा गुप्ता एम्पायर के डूबने का। इसके अलावा बात करें तो वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, जो पश्चिमी भारत है वो पूरी तरीके से गुप्ता हार गए थे। ठीक, क्योंकि हूण का लगातार इन्वेजन हो रहा था, जिसके कारण काफी ज्यादा जो हुआ था गुप्त एम्पायर को लॉस हुआ था। ठीक, अब इसके कारण ट्रेड और कॉमर्स जो है उसमें भी डिक्लाइन हुआ। मैंने आपको बताया था कि सीधा असर किस पर पड़ा? ट्रेड पे पड़ा। ठीक, तो लेटर टाइम्स में इनका ट्रेड और कॉमर्स जो डिक्लाइन हुआ उसके कारण भी इनका हुआ। और एक जो सबसे कॉमन कारण होता है किसी भी एम्पायर के विध्वंस का, वो है वीक सक्सेसर, कमजोर राजा। मतलब आगे के जो राजा रहे हैं वो कमजोर रहे, जिसके कारण उनके जाने के बाद, स्ट्रॉन्ग लीडर्स के जाने के बाद जो अगले जो आए वो कमजोर रहे, जिसका फायदा फ्यूडेटरीज ने उठाया। और राजा का कमजोर होना सबसे ज्यादा एम्पायर को इफेक्ट डालता है। उनके डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण होता है वीक सक्सेसर। मौर्य के भी पतन का कारण जो था वो थे वीक सक्सेसर। अशोक के बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो इतने बड़े एम्पायर को संभाल सके। गुप्तों के साथ भी ऐसा ही था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुप्तास की कोई बहुत बड़ी आर्मी नहीं थी खुद की। मैंने आपको बताया कि इनके में क्या चलता था? डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम चलता था।
जिस कारण से इनके फ्यूडिटरीज जो थे वो सेना रखते थे। तो इनकी खुद की सेना जो थी एक तो वो बहुत कम थी, ठीक है, ऊपर से हर धार्मिक उसके लिए ये जो लैंड ग्रांट्स दिया करते थे, ठीक, जो जमीन जो है मुफ्त में दिया करते थे, जिसके कारण इनका रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा। भाई आपने किसी को जागीर दे दी, अब वो तो उससे पैसा कमा रहा है, उससे एम्पायर को फायदा तो नहीं हो रहा ना, एम्पायर के खजाने में तो नहीं जा रहा है पैसा। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे रेवेन्यू भी क्या होने लगा, रिड्यूस होने लगा, ठीक। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इसका भी डिक्लाइन बहुत ज्यादा हुआ हुड़ों के इन्वेजन के कारण, ठीक। तो यहां पर आकर के हमारा गुप्ता एम्पायर कंप्लीट होता है। गुप्ता एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुप्ता डायनेस्टी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे गए। एक मौर्य डायनेस्टी और एक गुप्ता डायनेस्टी। एंशियंट में ये दो डायनेस्टीज आपका 35 to 40% सिलेबस कवर कर देती है। एंशियंट का 35 से 40% सिलेबस जो है वो गुप्ता और मौर्य कवर कर देते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे डायनेस्टीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एंशियंट खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं, अभी गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो गई है। हाँ, एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हुआ एंशियंट में, ठीक। इसके बाद हम अगले लेक्चर में कुछ अदर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनके समय में एक और डायनेस्टी फ्लरिश हो रही थी महाराष्ट्र और विदर्भ में, वकाटाका डायनेस्टी। तो वकाटाका डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनके प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद जो इन पर लगातार आक्रमण कर रहे थे हुण, उनके बारे में पढ़ेंगे, अभी उनके बारे में भी पढ़ना बाकी है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी कई सारी डायनेस्टीज रही हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा हमें दो डायनेस्टीज और पढ़नी है, एक तो चालुक्य डायनेस्टी पढ़नी है और दूसरी जो पढ़नी है वो पढ़नी है पल्लव डायनेस्टी, ठीक। तो एक चालुक्य डायनेस्टी पढ़नी है और एक पल्लव डायनेस्टी पढ़नी है, और वहां से हमारा एंशियंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम प्री मेडिवल पीरियड में एंटर कर जाएंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ राजपूत वंश की किस तरीके से शुरुआत हुई। हम उसमें तोमर वंश को देखेंगे, गढ़वाल को देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद से फिर हम किस में एंटर कर जाएंगे, दिल्ली सल्तनत, राइज ऑफ इस्लाम। तो आई होप कि आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। इसमें देखिए मैंने आपको बताया है, अभी मैं सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहा हूं, मैं एक साथ ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आऊंगा जिसमें मैं सारे टॉपिक्स, जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं उनके प्रीवियस ईयर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपको करा दूंगा, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।